गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग और एक्सटेंशन स्प्रिंग से रिलेटेड जो इक्वेशंस यूज़ होने हैं और उसका एक प्रोसेस हमने देखा था। उसी को यूज़ करते हुए आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे पहला न्यूमेरिकल आपको आपके नोट्स में पेज 30 में मिलेगा और एग्जाम्पल है 10.1। इसका क्वेश्चन है डिज़ाइन ए हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग या हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग डिज़ाइन करना सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1250 न्यूटन। यहाँ पर आपको फोर्स दिया है, ये मैक्सिमम फोर्स है P। द डिफ्लेक्शन शुड बी अप्रोक्सीमेटली 30 mm। एक अप्रोक्सीमेट डिफ्लेक्शन दिया हुआ है आपको डेल्टा, ध्यान रखेंगे ये अप्रोक्स है। द स्प्रिंग इंडेक्स इज 6, दैट इज C की वैल्यू। स्प्रिंग इज मेड ऑफ स्टील वायर, इसका SUT दिया है आपको 1090 एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 81370 है ना। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको इसको यूज करना रहेगा, तो ध्यान रखना रहेगा। और टेक टाउ ए इक्वल्स टू 0.5 SUT। जो एलॉयबल हम स्ट्रेस रखते हैं उसकी वैल्यू आपको ये दी है। और डिजाइन द स्प्रिंग, अब यहाँ पर डिजाइन करने बोला है, तो हमने जो स्टेप्स देखा था, मैंने कल 14-15 स्टेप्स लिखाए थे लास्ट लेक्चर में, है ना। तो उसी को मैंने फिर बाद में थोड़ा उसको शॉर्ट भी किया था, उसको 7 पॉइंट्स में, इसको 7 स्टेप्स में इसको सॉल्व किया था स्टेप वाइज। उसी को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप 7 स्टेप्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दिखेगा, अगर आपके नोट्स में देखेंगे तो ये करीबन 11 या 12 स्टेप्स में इसको सॉल्व किया गया है ना। तो इसको आप इजीली आप 7 स्टेप्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उसी में करता हूँ। जैसे फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा रहता है वायर डायमीटर स्मॉल d निकालने के लिए। और वायर डायमीटर के लिए जो आपको हमको डाटा चाहिए रहता है, सबसे पहले आपको चाहिए रहता है आप इक्वेशंस लिख लें तो सबसे आपको क्लियर हो जाता है। टाउ इक्वल्स टू K 8 PC अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये ध्यान होगा आपको, ये असल में है डाटा बुक में दिया हुआ 8 PD अपॉन पाई डी क्यूब, और D बाई डी को मैं C से रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि C की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ पर ये C की वैल्यू हम रख सकते हैं। और हमको यहाँ पर ये टाउ की जगह हम इसको टाउ A यूज कर लेंगे क्योंकि एलॉयबल स्ट्रेस के बेसिस पर ही हम डायमीटर निकालेंगे। ये सारी चीजें ढूंढनी है, तो यहाँ से हम टाउ ए 0.5 SUT दिया हुआ है, आपको SUT मालूम है 1090 इंटू 0.5 करेंगे। टाउ ए की वैल्यू आती है 545 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। K की वैल्यू जो इक्वेशन दिया था 4C - 1 अपॉन 4C - 4 प्लस 0.615 अपॉन C, उसको यूज करेंगे। C की वैल्यू 6 है, तो आपका K का वैल्यू भी आ जाता है 1.2525। ये थोड़ा सा मैं ज्यादा डेसिमल प्लेस तक लेता हूं ताकि हमारे आंसर्स एग्जैक्ट आए। तो यहाँ पर आपको K मिल जाता है, P आपको दिया हुआ है 1250, C आपको मिला हुआ है 6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक डायमीटर मिल जाएगा, दैट इज 6.63 mm। ये कैलकुलेशन से आपको 6.63 आ जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि आपको डायमीटर को जस्ट राउंड ऑफ करना है, तो 6.63, तो हम इसको लिख सकते हैं लेट स्मॉल d इक्वल्स टू 7 मिलीमीटर। स्टेप 2 में जाएंगे, हमको कैपिटल D निकालना है। कैपिटल D होता है C इंटू डी, है ना। हमने देखा था कि C इक्वल्स टू कैपिटल D बाई स्मॉल d होता है स्प्रिंग इंडेक्स, तो हमको आपकी बार C मालूम है और स्मॉल d हमारा आ गया है ना। तो ये C इंटू स्मॉल d मतलब 6 7 से 42 आपका आएगा, ये आपका कैपिटल D मीन कॉइल डायमीटर। स्टेप 2। स्टेप 3 में आप आ जाएंगे आप, है ना। आपको निकालना नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, है ना। N की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर आपको, और N निकलता है मैंने बताया था डेल्टा की इक्वेशन से, है ना, जो आपको दिया हुआ है डाटा बुक में 8 PD क्यूब N अपॉन GD रेज टू 4 ऐसा। अब यहाँ पर देख रहा होगा आपको कैपिटल D भी मालूम है जो कि 42 है, स्मॉल d भी मालूम है आपको जो कि आपको 7 रखना है। इसको आप दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जैसे 8 PC क्यूब N अपॉन GD, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, है ना। मैंने बताया था कि ये D क्यूब अपॉन स्मॉल d क्यूब को आप C क्यूब से रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि D बाई डी सी होता है, तो आपके नीचे सिर्फ D बचता है। आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, आपको दोनों केस में आंसर सेम मिलेगा। अब यहाँ पर आपको डेल्टा रखना है, डिफ्लेक्शन जो आपको दिया हुआ 30 mm, आपका फोर्स P 1250, कैपिटल D आपका 42, है ना। N आपका जो आपको निकालना है, G है 81370 वो दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और स्मॉल d आपका 7 है। इसको आप इजीली सॉल्व करेंगे रख के, तो आपका कैपिटल N का वैल्यू आपको मिल जाएगा जो आएगा 7.91
ये है नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, और इसको हम राउंड ऑफ करते हैं जस्ट इसको, n इक्वल्स टू 8 कॉइल्स। ध्यान रखेंगे ये नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स हैं, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप में हमको चाहिए रहेगा टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। फिर टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए हम डाटा बुक का पेज जाएंगे 10.9, वहां पर हम एज्यूम करेंगे कि, और इसलिए आपको लिखना पड़ेगा एनटी की जो वैल्यू लिखना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला मत लिखिए, पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जैसे आपको नोट्स में दिख रहा है, एज्यूमिंग स्क्वायर्ड एंड ग्राउंडेड्स, क्योंकि हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग है इसके एंड्स फ्लैट ही रहेंगे, तो एज्यूमिंग स्क्वायर्ड एंड ग्राउंडेड्स फॉर विच एन टी इक्वल्स टू n प्लस 2 हो जाएगा। ये तो इसका मतलब एन टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 कॉइल्स, ये आ गया आपका एन टी। फिफ्थ स्टेप में हम निकालते, जैसे इसमें निकाला है फिफ्थ स्टेप में आपका सॉलिड लेंथ, फिर एक्चुअल डिफ्लेक्शन, फ्री लेंथ, हम सीधा फ्री लेंथ पे आ जाते हैं, है ना। एल एफ यहीं पर हम पूरा निकाले, यहाँ पर अलग अलग किया मैंने बताया था। अब फ्री लेंथ का इक्वेशन जो हम जानते हैं दैट इज एल एस प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस एक्चुअल डिफ्लेक्शन। ध्यान रखेंगे इसको मैं वर्ड हमेशा लिखता हूं एक्चुअल डिफ्लेक्शन, जो कि आपके केस में अभी डेल्टा रहेगा। ये अप्रॉक्सीमेट डिफ्लेक्शन था, इसलिए यहां पर ये वर्ड याद रखेंगे तो आपको एकदम क्लियर रहेगा। एक्चुअल डिफ्लेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर एक चीज हम निकाले तो एल एस होता है आपका एन टी इंटू डी। एन टी अभी आपने लिया है 10 और आपका स्मॉल डी है 7, मतलब ये आ जाएगा आपका 70 mm। ये हो जाए आपका सॉलिड लेंथ की वैल्यू। टोटल गैप की अगर बात करें तो ये होता है एन टी माइनस 1 इंटू गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एन टी माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स। मैंने बताया था अगर इंडस्ट्रियल स्प्रिंग है तो इस गैप को आप 1 रखेंगे, मतलब 10 माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो ये टोटल एक्सियल गैप आएगा आपका 9 mm। नेक्स्ट आपका रहेगा आपका एक्चुअल डिफ्लेक्शन डेल्टा, है ना। और एक्चुअल डिफ्लेक्शन का फिर से यही क्वेश्चन यूज करना है, दोनों में से चाहे सी के टर्म्स में चाहे कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म्स में आप यूज करेंगे। तो डेल्टा का यही क्वेश्चन है ना, 8 पी डी क्यूब एन अपॉन जी डी रेज टू 4। यहाँ कैपिटल एन आपको आपकी बार 8 रखना है तो आपको एग्जैक्ट डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, जैसा कि मेरा आ रहा है 30.34। अब आप एल एस 70 mm, टोटल एक्सियल गैप 9 mm और एक्चुअल डिफ्लेक्शन 30.34, तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके स्प्रिंग का आपको फ्री लेंथ मिल जाएगा। ये फ्री लेंथ है 109.34 और कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसको ले लेते हैं लेट फ्री लेंथ इक्वल्स टू 110 मिलीमीटर। नेक्स्ट 6 आपका रहेगा पिच ऑफ द कॉइल, और पिच होता है आपका एल एफ अपॉन एन टी माइनस 1। यहाँ पर एल एफ मिल गया आपको 110, एन टी आपका है 10 माइनस 1 मतलब 110 अपॉन 9 करेंगे तो यहाँ पर आपको पिच भी निकल के आ जाएगा 12.22। लास्ट स्टेप में आपको स्टिफनेस निकालना है, स्मॉल के की वैल्यू। और स्मॉल के का स्टिफनेस ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था दो तरीके से होता है। एक होता है रिक्वायर्ड स्टिफनेस दैट इज लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, वो डिजाइनिंग से पहले निकलता है। और एक होता है एक्चुअल स्टिफनेस, डिजाइनिंग के बाद जब डायमेंशंस निकल जाते हैं। बेसिक डायमेंशन ये स्मॉल डी और कैपिटल डी ही होते हैं, है ना, और ये एन इस टाइप का। तो अगर ये निकल जाता है इसके बाद हम जो स्टिफनेस लेते हैं वो डाटा बुक से लेते हैं, दैट इज आपको जो दिया हुआ है वहाँ पर जी डी अपॉन 8 पी डी 8 डी क्यूब एन जी डी रेज टू 4, उसी को यूज करेंगे अपॉन 8 डी क्यूब एन। ये आपका स्टिफनेस का दिया हुआ, ये एक्चुअल स्टिफनेस है, डिजाइन होने के बाद का स्टिफनेस है। इसमें आपको सारी वैल्यूज पता है। जी 81370, डी आपका 7 है, कैपिटल डी 42 है और कैपिटल एन की वैल्यू जो आपका आया था 8 क्वार्ट्स, इसको रखेंगे तो स्टिफनेस आपको मिल रहा है यहाँ पर 41.2 न्यूटन पर मिलीमीटर। तो इस तरीके से, और लास्ट एक और स्टेप दिख रहा होगा कि उसने बकलिंग के लिए भी चेक किया है ना। तो ये आया है हमने बकलिंग के लिए अगर चेक किया था, अब वहाँ पर एग्जाम में भी कर सकते हैं स्टेप बना के कि चेकिंग फॉर बकलिंग। तो ये हमको देखना पड़ता है कि एल एफ अपॉन डी कितना आ रहा है, ध्यान रखेंगे। एल एफ यहाँ पर आपका था 110 और कैपिटल डी की वैल्यू आपको 42 आया था, है ना। तो ये 110 अपॉन 42 आ रहा है, ये आ रहा है 2.62, है ना। और आपको बकलिंग में बोला गया था अगर 2.6 से
कम होता है या बराबर होता है तो वो बकल प्रूफ है, उससे ज़्यादा होता है तो अभी आप अगर देख रहे होंगे डेसिमल में थोड़ा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा कि 2.62 है ये, है ना। तो ये डेसिमल के 100 प्लेसेस में ये ज़्यादा है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मतलब 2.6 के ही आसपास है ये, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बकल प्रूफ है ना। इसलिए बस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि दैट इज बकल प्रूफ। मतलब इस स्प्रिंग में कोई बकल नहीं होगा, ये 2.6 को एकदम आसपास ही है ये वैल्यू, है ना। बहुत ही ज़्यादा रहती है तब हम इसको लिखते हैं कि गाइड रिक्वायर्ड है ना, या उसके हिसाब से हम चेक करते हैं इसको। नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेप में एक दिख रहा है कि आपको दिखेगा, आपको एक सिंपल सा एक लाइन डायग्राम बनाना है स्प्रिंग का, और जो डायमेंशंस ढूंढे बेसिकली आपने स्मॉल डी, है ना, मीन कॉइल डायमीटर कैपिटल डी, और आप पिच दिखा सकते हैं उसमें 12.22, दो कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस, आप फ्री लेंथ दिखा सकते हैं उसकी टोटल लेंथ दैट इज 110 mm। इस तरीके से आप कुछ कुछ उसमें डायमेंशंस बना के दिखा सकते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग में जनरली एक डायग्राम बना के उसके मैन्युफैक्चरिंग जब करने से पहले एक डायग्राम बना के उसका सारे पार्ट्स दिखाते हैं डायमेंशंस, तो उस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसमें बेसिक डायमेंशंस। तो इस तरीके से ये बेसिक स्टेप है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें ये इन्हीं बेसिक ये 7 स्टेप्स को अगर ये बकलिंग आप चेक नहीं भी करें तो बेसिकली अब मैंने देखा कि स्मॉल डी, कैपिटल एन, एन टी, एल एफ, पिच और स्टिफनेस। अगर आपको कुछ नोटेशंस नहीं दिया रहा है कि क्या निकालना है और सिर्फ कहा जाए कि डिजाइन द स्प्रिंग, तो आपको ये बेसिक ये 7 स्टेप्स आपको करने ही करने हैं, है ना। और इसको बढ़िया से बोल्ड करके आप इसको लिखेंगे ताकि एक डायमेंशंस क्लियरली डिफाइंड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन में टिक भी किया हुआ है, एग्जाम्पल 10.2 पेज नंबर आपका 16 में आपको मिलेगा, है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा लोड के केस में, जो इसमें लोड लिया गया है उस केस के कारण ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और इसको सॉल्व करना है। क्योंकि अब जो आपका जो लोड आ रहा है ये आपको दो टाइप का लोड मिलेगा, है ना, एक मिनिमम लोड मिलेगा, एक मैक्सिमम लोड मिलेगा। अगर सिंगल लोड आता है तो उसका सॉल्व करने का पैटर्न यही रहेगा। सिंगल लोड बहुत इजी रहता है कि आपको सिर्फ पी यूज करना रहता है हर जगह, है ना, तो ये आपको मिल जाता है। लेकिन जब आपका लोड एक मिनिमम या मैक्सिमम के बीच में वैरी करता है तब आपको उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ना, ये अब हम इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। आपके बुक्स में जो भी आपके न्यूमेरिकल्स दिए हैं या जो एग्जाम में आते हैं वो इसी पर डिपेंड करते हैं कि वो जो लोड है, आपको जो स्प्रिंग पे लगने वाला लोड है वो एक सिंगल लोड दिया है या वो लोड वैरी कर रहा है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, उसके हिसाब से आपको थोड़े से इक्वेशंस को मॉडिफाई करने पड़ेंगे। तो अब हमने सिंगल लोड वाला देख लिया है और एक डबल लोड वाला एक ठोक इक्वेशन देखते हैं न्यूमेरिकल। द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स वैरिंग फ्रॉम 2.5 to 3.5 किलो न्यूटन, है ना। अब यहाँ पर दो लोड दिख रहा है तो हम P की जगह P1 और P2 यूज करेंगे। हम मैक्सिमम लोड ले लेंगे P1 को जो कि दिया हुआ है 3.5 किलो न्यूटन, मतलब इसको हम मान के चलेंगे न्यूटन में चेंज करने के बाद 3500, और जो P2 है वो आपको 2500 न्यूटन दिखेगा। तो इसकी यहाँ दिख रहा होगा अब सिंगल फोर्स P ना होके वो एक मैक्सिमम फोर्स P1 बन गया है और एक मिनिमम फोर्स P2 बन गया है। ओवर दिस रेंज द डिफ्लेक्शन शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 5 mm, और जब इस रेंज में वो स्प्रिंग ऑपरेट करेगा तो जो डिफ्लेक्शन होगा, है ना, डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 mm दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे ये भी अप्रॉक्स है। द स्प्रिंग इंडेक्स इज 5, C की वैल्यू है 5, एंड SUT जो स्प्रिंग का मटेरियल है, इसको शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिखा गया है, तो जो स्प्रिंग का मटेरियल दिया है, जो भी वायर दिया है, उसका SUT की वैल्यू है 1050 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। टेक टाउ ए जो अलाउएबल स्ट्रेस है 0.5 SUT। डिजाइन द स्प्रिंग एंड कैलकुलेट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में आपको जो डिज़ाइन करना है उसमें कुछ खास स्टेप्स बना के दिए हैं और ये स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे आपको जो आप अपना अभी मैंने सॉल्व करते वक्त निकाला था, है ना। पर जैसे स्टेप्स अगर उसमें कुछ पार्ट्स बोले जाएंगे तो उसी के हिसाब से आपको अपने स्टेप्स बनाने हैं। जैसे पहले स्टेप में आपको स्मॉल डी निकालना है, वायर डायमीटर, सेकंड स्टेप में कैपिटल डी, मीन कॉइल डायमीटर, थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स एन, फोर्थ स्टेप में टोटल कॉइल्स एन टी, फिफ्थ स्टेप में सॉलिड लेंथ अलग से आपको निकालना है, सिक्स्थ स्टेप में फ्री लेंथ, और सेवन्थ स्टेप में रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट मतलब रिक्वायर्ड स्टिफनेस, और लास्ट एट्थ स्टेप में आपको निकालना पड़ेगा एक्चुअल स्प्रिंग रेट। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया रहता है कि कुछ खास तरीके से दिया रहता है कि इन स्टेप्स में निकालना है तो उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। अगर सिर्फ डिजाइन द स्प्रिंग्स आएगा तो इससे पहले मैंने जो बताया था 7 स्टेप्स
उसी को फॉलो करते हुए आप उसको डिज़ाइन करेंगे। लेकिन अब की बार आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये 2 लोड है। अब इस 2 लोड को आपको समझना है कि ये 2 लोड क्या है इसमें। तो ये जैसे हमने देखा था MD 1 में, मशीन डिज़ाइन 1 में पढ़ा था कि मैक्सिमम मिनिमम लोड जनरली फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को करता है। तो यहाँ पर इसको फ्लक्चुएटिंग नहीं मानेगा, इसको स्टैटिक के तरीके से ही डिज़ाइन करना है। बस ये लोड का आपको अगर वेरिएशन समझना है तो आप ध्यान देंगे कि कंप्रेशन स्प्रिंग जब भी बनता है तो एक फ्री लेंथ का बनता है। अगर मैं इसको एक डायग्राम में बनाऊं, है ना, तो आपको दिखेगा कि मान लेते हैं ये एक कंप्रेशन स्प्रिंग है जो एक पर्टिकुलर लेंथ का है, ये मैन्युफैक्चर हो गया है ना। मैं इसका एक बेस लाइन बना लूँ, ये डायग्राम बनाने से, जो मैं अभी ये डायग्राम बना रहा हूँ, इसको बनाने से आपको डाटा क्लियर हो जाता है कि आपको क्या चीज़ें दी हैं क्या नहीं दी हैं। ये एक डाटम लाइन है ना, ये एक बेस है। मान लेते हैं कि हमारा एक स्प्रिंग है जो इतना लंबा है ना, ये पूरा फ्री लेंथ का है, ठीक है। तो ये जब भी आपका ये स्प्रिंग डिजाइन हो जाता है तो ये आपको हैंड में दिखेगा, कहीं टेबल में भी रखा रहेगा, तो ये इस पर्टिकुलर लेंथ का रहेगा एकदम, जिसको हम फ्री लेंथ बोलते हैं। अब इसके बाद जब ये मशीन में फिट होता है ना, तो एकदम ये फ्री लेंथ के साथ ही फिट नहीं होता, मतलब ये उस गैप में फिट नहीं होता है जो गैप आपका मशीन का इतना ही रहे, ऐसा इस टाइप से, है ना। ये थोड़ा सा गैप आपका कम रहता है। इसका मतलब अगर ये मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये गैप थोड़ा सा कम रहेगा, यहाँ पर ऐसा ये दिख रहा है, ये उससे कम रहेगा गैप। ये फ्री लेंथ से ये गैप आपको कम दिखेगा, जो भी 2 चीज के बीच में आपको स्प्रिंग को डालना है इसको, है ना। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको जब स्प्रिंग यहाँ पर इसमें आप गैप कम है तो स्प्रिंग सीधी सी बात है आपको थोड़ा सा दबा के ही लगाना पड़ेगा, है ना। आप किसी जगह पे भी देखेंगे, आप पेन में भी देखेंगे, तो स्प्रिंग में हमेशा इनिशियल टेंशन या इनिशियल डिफ्लेक्शन रहता ही रहता है उसमें, हमेशा स्प्रिंग थोड़ा सा अपने जगह पे रहता है। इसको दबा के लगाने से एक ये फायदा मिलता है कि ये अब जब अपने स्प्रिंग सीट में, बताया था कंप्रेशन स्प्रिंग है, यहाँ पर स्प्रिंग सीट होता है ऐसा, है ना। तो अगर ये आप इस टाइप से इसको लगाएंगे तो ये स्प्रिंग सीट में बहुत अच्छे से बैठा रहेगा, क्योंकि पहले से ये दबा रहेगा, है ना। तो ये कहीं पर जब मशीन स्टॉप भी रहेगी तो ये कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा दबा के लगाया जाता है ताकि वो थोड़ा सा अपनी जगह पे हमेशा एक फोर्स बना के रखे, और यहाँ पर जो ऊपर और नीचे में जो स्प्रिंग सीट है उसमें अच्छे से वो फंसा रहे, है ना। और उसके बाद वो उसमें काम करता है। लेकिन जिस दिन आप इसको मशीन से बाहर निकालेंगे ये फिर वापस लंबा हो जाएगा, ये फ्री लेंथ का ये हो जाएगा, है ना, ये दिखेगा। मतलब उसको जब आपको मशीन में फिट करना पड़ता है तो थोड़ा सा इनिशियल डिफ्लेक्शन देके, थोड़ा सा उसको कंप्रेस करके ही आपको फिट किया जाता है। यहाँ पर ऐसा डिजाइनिंग की जाती है ताकि वो जब तक मशीन में लगा रहे अपनी जगह में कायम रहे, और उसी जगह में रहते हुए ही वो काम करे, वो, है ना। और कोई भी किसी भी टाइप का उसमें डिफ्लेक्शन और दूसरा कोई, है ना, अल्टरनेटिव कोई इसमें कोई फोर्स ना एक्ट करे जिससे वो बकलिंग हो या बाहर जाए या अपनी जगह से हट जाए या कहीं रिमूव होके किसी चीज को नुकसान पहुंचाए, है ना। तो इसका मतलब जब ये फ्री लेंथ का है तो अब नेक्स्ट डायग्राम बनना चाहिए कि जब आपका ये स्प्रिंग को मशीन में फिट कर दिया जाता है। अब ये मशीन में फिट हो गया है, मशीन आपके अभी बंद है, अभी मशीन में फिट हो गया है, मतलब ये थोड़ा सा इसको दबा के फिट किया गया है। अब सीधी सी बात है, अगर इसको कंप्रेस किया होगा तो इसमें एक लोड भी लगाया होगा, है ना। और वो लोड अभी इसको बहुत हल्का ही लोड रहता है, इसलिए हल्का लोड की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब मिनिमम लोड है। यही लोड आपको दिया हुआ है, दैट इज P2, जो आपका 2500 न्यूटन है ना। ध्यान रखेंगे, मैं भी यहाँ इसको भी वर्डिंग्स में लिखता हूँ सिर्फ ताकि आपको ध्यान रहे, जनरलाइज बना रहे हैं। तो ये जो पहला जो लोड आपको जिसको लगा के आपको मशीन में स्प्रिंग को फिट करना है, दैट इज ऑलवेज बी P2। अब इसके बाद सीधी सी बात है, अगर ये P2 है तो कुछ ना कुछ लोड लगा है, तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन भी आया है, ये यहां से यहां तक डिफ्लेक्ट हुआ है। इस डिफ्लेक्शन को भी 2 के टर्म्स में ही हम बोलेंगे डेल्टा 2, ध्यान रखेंगे। अब ये मशीन में आपका फिट हो गया है, मशीन अभी भी बंद है। अब अगर आप इस मशीन को चालू करेंगे तो ये क्या होगा, ये स्प्रिंग ये एक मैक्सिमम फोर्स से दबेगा, फिर उठेगा, फिर दबेगा, ये इस रेंज में काम करेगा। मतलब अगर अब मैं बताऊं कि इसमें एक और फोर्स लगेगा, जब ये मशीन को आप चलाएंगे तो ये कुछ इतना दबेगा, है ना। और ये फोर्स जो रहेगा ये आपका मैक्सिमम फोर्स रहेगा जो उसको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। अब अगर इसके ओरिजिनल लाइन से लेकर इसके इस डिफ्लेक्शन को आप देखें तो ये अगर लोड P1 है तो ये भी डिफ्लेक्शन हुआ P1 से आपका डेल्टा 1, P2 से आपको डेल्टा 2 मिलेगा अपर से लेकर इसके लोअर पोर्शन तक, और P1 से भी अपर से लेकर लोअर तक मिलेगा आपको डेल्टा 1। मतलब आपको P2 से डेल्टा 2 डिफ्लेक्शन और P14 से डेल्टा 1, आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मिनिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, ये आपको दिख जाएगा ये हमेशा। तो ये चीज होती है, और मतलब ये आपका जब तक मशीन चलेगी ये उम्र भर ये इसी डिफ्लेक्शन के रेंज में ही
काम करता रहेगा। जिस दिन आप इसको मशीन से बाहर निकालेंगे ये फिर से इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल डिफ्लेक्शन, आप इसको हम इनिशियल डिफ्लेक्शन ही बोलते हैं, आप हमेशा दे देते हैं पहले से ताकि वो अपनी जगह पे कायम रहे, और उसके बाद ये आपका एक्चुअल डिफ्लेक्शन रहता है जो टॉप से लेकर नीचे तक है ना। और ये जो बीच में है ये कभी कभी आपको जो दिया रहता है ये आपका डिफ्लेक्शन है, जिसे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओवर दिस रेंज, इस रेंज में, इस फोर्स के रेंज में द डिफ्लेक्शन शुड बी अप्रोक्सीमेटली 5 mm। तो ये दिया हुआ है कि इस रेंज में ये डिफ्लेक्शन है, यही आपका रहता है डेल्टा, जो आपको दिया हुआ है 5। तो इस डायग्राम कहीं पर भी दो लोड वाला केस आएगा तो आप इसको अपने सॉल्यूशन में इस डायग्राम को बना लेंगे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या डाटा दिया है और क्या क्या नहीं दिया है ना। हमेशा ये डेल्टा 2 है, ये P2 है, ये आपका P1 है, ये डेल्टा 1। ध्यान रखेंगे ये अपर लाइन से ही ये डेल्टा 1 है, अपर लाइन से ही ये डेल्टा 2 है, और इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो डेल्टा है, उस रेंज में जो काम कर रहा है। अब हम अपने क्वेश्चन में आए, तो अब मैं लिख सकता हूं कि आपको P1 मिला हुआ है जो कि है 3500, P2 मिला है जो कि है 2500, है ना। आपको डेल्टा मिला है जो कि है 5। बस इतनी चीजें आपको मिली हुई है ना। हमारा पहला स्टेप जो आपको दिया भी है कि वायर डायमीटर स्मॉल डी निकालना है, तो स्मॉल डी के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है टाउ ए की, जो आपको बोला है 0.5 SUT, मतलब 0.5 SUT करेंगे आप तो आपको ये आ जाएगा 525। सी की वैल्यू दी हुई है तो आप के भी निकाल सकते हैं जो कि आएगा 1.3105, ये आ गया के की वैल्यू। अब हम इक्वेशन करेंगे, यूज करेंगे टाउ ए इक्वल्स टू के टाइम्स 8pc अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब यहां पर एक एक चीजों को ध्यान देना है ना, कि इस बार आपका जो लोड है वो P1 और P2 के टर्म्स में है। तो यहां पर आप जो इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें सिर्फ सिंगल पी था, ये तब था जब आपको सिंगल पी की जरूरत पड़ती थी। आपके पास दो फोर्स हैं, तो ध्यान रखेंगे यहां पर कौन सा फोर्स डालना है। तो यहां पर स्प्रिंग का वायर डायमीटर निकल रहा है, स्प्रिंग का पहला डायमेंशन निकल रहा है, तो यहां पर हमेशा ख्याल रखेंगे कि हमेशा आप मैक्सिमम लोड के बेसिस पे ही डिजाइन करते हैं किसी भी कंपोनेंट को। तो जब भी आप स्प्रिंग की बात करेंगे जिसमें दो लोड मिलेगा, तो यहां पर आपको हमेशा P1 यूज करना पड़ेगा। आपका यहाँ P2 का कोई रोल नहीं, कि मैक्सिमम लोड में जो डिफ्लेक्शन होगा उसका वायर डायमीटर निकालना, ताकि उस लोड को कम से कम झेल सके। मैक्सिमम लोड को अगर ये झेल लेगा तो ये मिनिमम लोड को तो आराम से कवर कर ही लेगा। तो आपको हमेशा स्प्रिंग का जो डायमीटर है दो लोड के केस में मैक्सिमम लोड पे ही फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमेशा आपको इक्वेशन P1, ऐसा कुछ डाटा बुक में नहीं दिया, आपको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर P1 रख के आप सॉल्व करेंगे, आपके पास K है, टाउ है, P1 है, C है, तो इससे आपका डायमीटर निकल जाएगा जो कि मेरा आ रहा है 10.55 मिलीमीटर, जिसको हम राउंड फिगर में ले सकते हैं 11 mm। स्टेप 2 में आपको फिर से बोला है कैपिटल डी निकालना है, जो कि होता है C इंटू डी। आपको फिर से C मिला है 5 और स्मॉल डी मिल गया है 11, तो ये D कैपिटल डी भी आपका आ जाएगा 55 mm। ये सिंपल है। थर्ड स्टेप में आपको क्वेश्चन में ही बोला है नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स निकालना है ना। अब फिर से ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स निकलता है डेल्टा के इक्वेशन से, हमने देखा था डेल्टा इक्वल्स टू था 8pd³ n अपॉन gd⁴, वहां सारा रखे थे, है ना। डेल्टा जो आपको अप्रोक्सीमेट दिया था उसको आप रखे थे, तो आपका n की वैल्यू निकल गई थी, है ना। तो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 8pd³ n, वहां पर भी आपका सिंगल p था। अब जरा इस डायग्राम को देखेंगे, यहां भी थोड़ा सा इक्वेशन मॉडिफाई होगा। इस डायग्राम को देखेंगे तो ये आपका टॉप लाइन दिख रहा है, टॉप लाइन से ये वाला लाइन है डेल्टा 2, फिर टॉप लाइन से ये वाला लाइन है डेल्टा 1, और इसके बीच में है ये डेल्टा। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बीच में ही आपका आ रहा है डेल्टा। मतलब अगर मैं डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के टर्म्स में लिखूं तो आपका डेल्टा बन जाता है डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। इस डिफ्लेक्शन को और इस डिफ्लेक्शन को आपस में माइनस करेंगे तो आपको ये बीच का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा जो आपको 5 दिया हुआ है। लेकिन हम डिफ्लेक्शन का इक्वेशन जानते हैं हमेशा कि 8pd³ n अपॉन gd⁴, मैंने उसको C के टर्म्स में लिखा हुआ है ना। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप उसको ओरिजिनल जो डाटा बुक के फॉर्मूला दिया है कि 8pd³ n अपॉन gd⁴, उसके टर्म्स में रखेंगे तो डेल्टा 1 होगा 8p1 d³ n अपॉन gd⁴ माइनस 8p2 d³ n अपॉन gd⁴।
डेल्टा वन का यूज हो रहा है P1 से, डेल्टा वन आपको डिफ्लेक्शन आ रहा है P1 फोर्स से, और डेल्टा टू डिफ्लेक्शन आ रहा है आपका P2 फोर्स से, इसलिए मैंने उनके इंडिविजुअल फोर्स के इक्वेशन रखे। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिखेगा कि 8 dqn/GD⁴ कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा P1 माइनस P2, मतलब डेल्टा इक्वल्स टू उस रेंज में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, उस फोर्स के रेंज में डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा 8P1 माइनस P2 d³n/GD⁴, या फिर अगर आपको इसको स्प्रिंग इंडेक्स C के टर्म्स में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 8P1 माइनस P2 C³n/GD। जैसा भी आप करेंगे आपको सेम चीज आएगी। तो यहां से आपको एक और नया इक्वेशन मिल जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि दो लोड वाले केस में जहां पर मैक्सिमम लोड और मिनिमम लोड है, वहां पर जो डिफ्लेक्शन आएगा, जो भी डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे उसमें आप जो P रखे थे वो P को रिप्लेस करेंगे P1 माइनस P2 से। और ये क्यों होता है ये मैंने रीजन बता दिया है, तो इसको हमेशा P1 माइनस P2 से ही रिप्लेस करना है ना। P को आप रिप्लेस करेंगे P1 में, जैसे यहाँ पर हमने P को रिप्लेस किया था P1 से, वैसे यहाँ पर आप P को रिप्लेस करेंगे P1 माइनस P2 से, बाकी सारे टर्म्स वही रहेंगे। ये दो लोड के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसको आप डेल्टा को आप रख लेंगे 5, उस रेंज में डिफ्लेक्शन आपको 5 दिया हुआ है। P1 है आपके पास 3500, P2 है 2500, D है आपके पास 55, N आपको निकालना है, G वही होता है 81370 स्टील के लिए, और स्मॉल d आपका 11 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको कैपिटल N की वैल्यू मिल जाएगी, जो आ रहा है मेरा 5 कॉइल्स, है ना। वैसे आता है 4.48, मैं लिख दे रहा हूं इसको 4.48, जिसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 5 कॉइल्स। फोर्थ स्टेप में कोई चेंज नहीं है, जो आपको निकालने बोला है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, तो वहां पर फिर से, लेकिन ध्यान रखेंगे एग्जाम में हमेशा लिखना पड़ता है एज्यूमिंग फ्रॉम पेज 10.9 एज्यूमिंग स्क्वायर्ड एंड ग्राउंड एंड्स हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग है, फॉर विच NT इक्वल्स टू N+2, इसमें 2 कॉइल्स जोड़ देंगे तो NT आ जाएगा आपका 7 कॉइल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिफ्थ स्टेप में, जो आपको बोला है निकालने के लिए सॉलिड लेंथ, है ना। तो सॉलिड लेंथ के लिए LS होता है NT इंटू D, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, 7 इंटू आप करेंगे 11, तो ये आ जाएगा आपका 77 mm, जाएगा आपका LS। सिक्स्थ स्टेप के लिए आपको करने बोल रहा है फ्री लेंथ, और फ्री लेंथ फिर से होता है LS प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस, ध्यान रखेंगे आपकी बार यहां पर फिर से कुछ चेंज आने वाला है, मैंने बताया था ये होता है एक्चुअल डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये होता है एक्चुअल LS सॉलिड गैप प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस एक्चुअल डिफ्लेक्शन होता है ये ध्यान रखेंगे, एक्चुअल डिफ्लेक्शन। तो ये एक्चुअल डिफ्लेक्शन आपके केस में क्या दिख रहा है आपको, इस डायग्राम को देखेंगे, ये था इनिशियल डिफ्लेक्शन, ये था रेंज का डिफ्लेक्शन, ये था मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अपने पूरे लाइफ में आपको ये स्प्रिंग जो ये ऐसा था, इसमें एक्चुअल डिफ्लेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल अपने ऊपर से लेकर हुआ है ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन Δ1, आपने इनिशियली दिया फिर ये रेंज में काम किया, तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन तो इतना आता है उसमें, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि दो लोड के केस में ये एक्चुअल डिफ्लेक्शन अब की बार हो जाएगा हमेशा Δ1 यहां पर। तो यहां पर फिर से हमको इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, Δ1 निकालना पड़ेगा। आपने LS निकाल लिया है, गैप के लिए आप टोटल गैप के लिए हम यूज करते हैं NT-1 इंटू गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स, जिसको हम 1 mm रखेंगे अभी फिर से, तो NT-1 मतलब 7 - 1 6 इंटू 6, ये आ जाएगा आपका फिर से 6 mm दिख रहा होगा आपको टोटल गैप, है ना। और एक्चुअल डिफ्लेक्शन Δ1 के लिए, है ना, आपको अभी मैंने यहाँ पर Δ1 का इक्वेशन लिखा था, ये दिख रहा होगा, है ना, 8P1 d³n/GD। Δ1 तो P1 के बेसिस पे ही आता है, P1 फोर्स के कारण ही आता है, तो ये P1 वाला फोर्स ही यूज करना है आपको, चाहे आप इसको D के टर्म्स में लिखें, चाहे आपको इसको C के टर्म्स में लिखें, तो 8P1 d³n/GD⁴। तो ये आपका Δ1 आता है फाइनली 19.55 mm। अब ये दिख रहा होगा कि एक्चुअल जो ये टॉप एंड से लेकर मैक्सिमम
एंड तक जो ये गया है, ये डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है 19.55। अब इसमें से आप अगर डेल्टा माइनस कर दें तो आपको इनिशियल डिफ्लेक्शन भी मिल जाएगा। ये पूछा नहीं, फिर भी ये आपके लिए है कि इनिशियली कितना उसको डिफ्लेक्ट करके मशीन में फिट किया था। अगर आप ये भी निकालना चाहते हैं तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में से ये रेंज का डिफ्लेक्शन आप माइनस कर देंगे तो ये भी मिल जाएगा आपको, है ना। जैसा कि अभी आपका आ रहा है, अगर 5 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14.55। तो इस तरीके से दिख रहा है कि 14.55 mm इनिशियली डिफ्लेक्ट करके इसको लगाया गया था, फिर 5 mm पे काम किया तो टोटल आपका आ गया 19.55। ये अपने समझ के लिए, अपने नॉलेज के लिए आपको रख सकते हैं, ऐसा कहीं पूछा नहीं है, बस ध्यान रखेंगे। 7th स्टेप में आपको बोला है रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट, है ना। अब मैंने बताया था कि रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट मतलब कितना आपको रिक्वायर्ड है आपका, रिक्वायर्ड स्प्रिंग मतलब डिफ्लेक्शन स्टिफनेस की बात हो रही है यहाँ पर। रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट मतलब रिक्वायर्ड स्टिफनेस की बात हो रही है ना। तो रिक्वायर्ड स्टिफनेस हमेशा बताया था कि ये रिक्वायर्ड स्टिफनेस की हम बात करें तो ये होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ये होता है। लेकिन ये है इक्वेशन जब सिंगल लोड रहता है। यहाँ पर आपके पास फिर से P1 P2 और डेल्टा, तो 3 हो गए आपके पास। तो जब भी हम रेंज में आपको लोड मिला रहे और आपको स्टार्टिंग में पूछा जाए डिजाइन से पहले कि इसमें स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना होना चाहिए, तो आप हमेशा इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, उस रेंज में आपको कितना डिफ्लेक्शन चाहिए ये पता चल जाएगा। तो इसलिए ये हो जाता है हमेशा P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा। ध्यान रखेंगे डेल्टा 1 और ना डेल्टा 2 है, ये सिर्फ डेल्टा है। उस रेंज में डिफ्लेक्शन, दोनों फोर्स के नेट फोर्स अपॉन नेट डिफ्लेक्शन, जो डेल्टा रेंज का डिफ्लेक्शन ये रखेंगे। तो यहां पर ये आपका आ जाएगा 3500 माइनस 2500 डिवाइड बाई 5। इसको करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आपको ये रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट आएगा आपका 200 न्यूटन पर मिलीमीटर, ये आएगा। इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड। ये तब था कि आप अपने स्प्रिंग में कितना स्टिफनेस चाहते हैं, या कितना आप चाहते हैं कितना कड़ा रहे या कितना सॉफ्ट रहे, ये उसकी वैल्यू है ना। लास्ट स्टेप बोल रहा है एक्चुअल स्टिफनेस, एक्चुअल स्प्रिंग रेट, है ना। जो स्टिफनेस से ही होता है एक्चुअल स्टिफनेस, इसके फॉर्मूले से निकलता है। और अगर के का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि GD⁴/8D³ N होता है ना। GD⁴/8 कैपिटल D³ N, जिसको सी के टर्म्स में भी वहां पर बुक में आपके लिखा हुआ है नोट्स में कि GD/8 C³ N। इसमें कहीं पर भी लोड का कोई जिक्र नहीं है, मतलब ये एक्चुअल जो स्टिफनेस है ये लोड पे डिपेंड नहीं करता है। आप ये वैल्यू रखेंगे 81370। डी आपकी आई है 11 mm, आपको सी दिया हुआ है आपको 5, और ये कैपिटल एन आपने निकाला था आपका फिर से 5। इसको आप रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 179.01। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस आपके नॉलेज के लिए एक और चीज मैं आपको यहां पर समझा दूं कि ये जो दिख रहा है ये दोनों स्टिफनेस में आपको अगर अंतर दिख रहा है ना, कि डिजाइन से पहले हम अपने स्प्रिंग में कितना स्टिफनेस चाहते थे कि कितना कड़ा रहे या कितना सॉफ्ट रहे, तो वो आ रहा है 200 न्यूटन पर mm। इसका मतलब जैसे ही आप 200 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो स्प्रिंग 1 mm डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब वही होता है ना। वैसे ही आपने डिजाइन करने के बाद अब आपको दिख रहा है कि ये स्प्रिंग का आ रहा है 179.01, जो कि 200 से कम है। मतलब 179 mm का लोड, आप कहीं भी लोड बढ़ाते हैं ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे। हमको चाहिए था कि 200 mm पे जैसे ही पहुंचे 200 न्यूटन पे, तब जाके 1 mm डिफ्लेक्ट हो। अब दिखा रहा है कि 179 पे ही आने से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका स्प्रिंग बना है वो कंपैरेटिवली सॉफ्टर बना है। आप चाहते थे कि 200 mm पे आके उसमें 1 mm डिफ्लेक्शन आए, पर ये 179 पे ही आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ये फोर्स 179 mm पहुंचेगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब जब भी आपका रिक्वायर्ड से आपका अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि आपने एक सॉफ्टर स्प्रिंग बनाया हुआ है, और अगर ये आपका रिक्वायर्ड से ज्यादा हो जाता है आपका कैलकुलेटेड वाला, तो आपने एक हार्डर स्प्रिंग बना दिया है। अब बात यहाँ पर ये आती, कहीं आपके क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए ये कि ये हमारा डिजाइन सही है कि नहीं। हमको एक सॉफ्टर स्प्रिंग डिजाइन करना चाहिए रिक्वायर्ड से, या एक हार्डर स्प्रिंग, मतलब ये वैल्यू कम रहना ठीक है कि ज्यादा रहना ठीक है जो आपका रिक्वायर्ड है। तो इसका एक सिंपल सा बस फंडा ये है ना, कि हम जो भी डिजाइन करते हैं वो सब हमारे पेपर में रहता है, हम बनाते हैं, हम बहुत सारे एजम्पशंस लेके चलते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट
मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशंस को हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो इसलिए हम बहुत सारे एजम्पशंस लेके ये जो लोड लग रहा होगा ये असल में लोड बहुत कम लग रहा होगा, पर हम इसमें मैक्सिमम वो कंसिडरेशंस को जोड़ते हुए इन लोड्स की वैल्यू लेके चलते हैं। कोई भी चीज़ को हम जब डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम लोड पे डिज़ाइन करते हैं, ताकि थोड़े से डायमेंशंस बढ़ जाएंगे, पर किसी कारण से अगर इसके बाद भी लोड बढ़ा, है ना, कुछ एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई लोड बढ़ा, तो हमारा फेलियर नहीं होना चाहिए, हमारे पार्ट का फेलियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्ट फेल हुआ तो हो सकता है वो अगर किसी और से कनेक्ट है तो वो दूसरी चीज़ को फेल करेगा और नुकसान हो सकता है मशीन को भी, वर्कर को भी, है ना। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा बेहतर रहे, और किसी भी कारण से मैक्सिमम लोड कम हो जाता है किसी कंपोनेंट में तो वो तो झेल नहीं लेता है, लेकिन दिक्कत तभी आती है जब लोड बढ़ता है। तो किसी कारण से अगर लोड बढ़ जाए तो आपका वो चीज़ फेल नहीं होना चाहिए। अब अगर इस केस को आप देखें तो यहाँ पर 200 है ना, जो आप चाहते थे, लेकिन अभी आपका थोड़ा सॉफ्टर बना है ना, इसका मतलब है ना ये हमारा डिज़ाइन सही है, और उसका रीज़न ये है कि किसी कारण से ये मैक्सिमम लोड 3500 की जगह मान लीजिए 4000 हो जाए, है ना, तो सीधी सी 500 न्यूटन बढ़ गया। और जब ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो स्प्रिंग ज़्यादा डिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, है ना। अगर ये स्प्रिंग थोड़ा कड़ा रहता है, इससे ज़्यादा कड़ा रहता है रिक्वायर्ड से, तो ये क्या करता, इस फोर्स को वो अपोज करता, और अपोज करके या तो फोर्स को पुल बैक करता या तो फिर वो स्प्रिंग टूट जाता वहां पर, है ना। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कि अगर आपका थोड़ा सॉफ्टर स्प्रिंग बना है और किसी कारण से कभी किसी एक साइकिल में अगर लोड बढ़ जाता है तो स्प्रिंग क्या होगा, ज़्यादा लोड आएगा। स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है जितना लोड देंगे उतना डिफ्लेक्ट होगा, तो कभी लोड बढ़ जाएगा तो वो और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो डिफ्लेक्ट तो तभी होगा जब वो आप थोड़ा सा उसको सॉफ्ट बनाएंगे, तब वो डिफ्लेक्ट होगा और बिना टूटे उस लोड को वो झेल लेगा। बस यही रीज़न है कि हमारा डिज़ाइन ऐसा रहना चाहिए, है ना, कि थोड़ा सा हमारा सॉफ्टर स्प्रिंग बने, है ना। जो आपका स्टिफनेस की वैल्यू, एक्चुअल स्टिफनेस की वैल्यू आपके रिक्वायर्ड है थोड़ी कम ही आए, तो ये हमारे लिए कंप्लीटली ज़्यादा ईजी रहता है या ज़्यादा बेटर बोल सकते हैं। हार्ड स्प्रिंग नहीं बनाते, नहीं तो वो क्या अपोज करेगा फोर्स को और पुल बैक करेगा या फिर कोई टूट जाएगा वो, है ना, इस तरीके से नुकसान करेगा। तो हमने आज 2 न्यूमेरिकल्स देखे, एक सिंगल लोड वाला और एक डबल लोड वाला। सब में हमने वही स्टेप्स को फॉलो किया है, बस 2 लोड वाले जिसमें मैक्सिमम मिनिमम, उसमें इस डायग्राम को आप ध्यान रखेंगे, इस डायग्राम को यूज करते हुए इसको डिजाइन करेंगे, और जो आपके स्टेप्स हैं वो वही स्टेप्स हैं जो आपने यूज किए, बस इस इक्वेशंस को कहाँ कहाँ आपने मॉडिफाई किया है उन स्टेप्स को आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक पहले स्टेप में डी के लिए यूज हुआ है ना, फिर इसका थर्ड स्टेप में ये P1 माइनस P2 होता है डिफ्लेक्शन, उसके बाद हम एक्चुअल डिफ्लेक्शन LF के केस में ये P1 के बेसिस पे ही करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका सारा चीज निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।